इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 15 क्लॉज 3 जो कि बात करता है स्पेशल प्रोविजंस फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। मतलब अगर हमें यहाँ पे कोई ऐसी स्पेशल विधि, कोई ऐसा स्पेशल लॉ बनाना है वुमेन एंड चिल्ड्रन के अपलिफ्टमेंट के लिए, तो आर्टिकल 15 क्लॉज 3 उसको ऑथराइज करता है। ऐसा ही एक्ट है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, जो कि यहाँ पे बताता है कि अगर कोई चिल्ड्रंस यहाँ पे ऑफेंस कमिट कर देते हैं तो उनसे रिलेटेड जो ट्रायल प्रोसीजर है उन्हें किस तरीके से अलग रखा जाएगा एडल्ट ऑफेंडर से। तो पूरा क्या प्रोसीजर होगा वो यहाँ पे बताया गया है अलग से जेजे एक्ट में। लेकिन एक एक्ट का होना और एक एक्ट का इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन होना, ये दोनों ही अलग बातें हैं। ये बात मैं नहीं कह रही हूं, ये बात कही है केरला हाई कोर्ट ने। और केरला हाई कोर्ट ने इसी चीज के ऊपर यहां पे कुछ डायरेक्शंस इशू किए हैं स्टेट गवर्नमेंट को कि जो भी यहां पे एग्जिस्टिंग सिस्टम है जुवेनाइल जस्टिस से रिलेटेड, उसे यहां पे इफेक्टिवली इंप्लीमेंट किया जाए। और साथ ही साथ कोर्ट ने यहाँ पे बहुत सारी टाइमलाइंस भी इशू की हैं कि जो भी यहाँ पे एनुअल रिपोर्ट्स की कंप्लायंसेस हैं, जो भी यहाँ पे अथॉरिटीज का अपॉइंटमेंट है, वो इतने इतने टाइम पीरियड के अंदर हो जाना चाहिए। तो ये एक बहुत ही बड़ा मेजर स्टेप है। अगर इसको यहाँ पे फॉरवर्ड किया जाता है तो शायद नेशनल लेवल पर भी यहाँ पे जो है हमें जेजे एक्ट में रिफॉर्म्स देखने मिल सकते हैं। तो हेलो एवरीवन, मैं मुस्कान एंड आई वेलकम यू ऑल टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी आईक्यू जुडिशरी। तो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम यही देखने वाले हैं कि पूरा ये मैटर क्या है और केरला हाई कोर्ट ने यहाँ पे किस तरीके से डायरेक्शंस इशू किए हैं, वो सारी चीजें हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन को। एंड बिफोर दैट स्टूडेंट्स, ये है CUET PG LLM बैच 2.0, जहां पे अगर आप LLM करने का सपना देख रहे हैं इंडिया की टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज से, तो आप इस बैच में एनरोल हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको पूरा सिलेबस कवर करवाया जाएगा अलॉन्ग विद द 10 मॉक टेस्ट, और यहाँ पे आपको 12 मंथ्स की वैलिडिटी भी मिल रही है। तो आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं, दैट इज MUK100, MUK100। इससे आपको मेरी मेंटोरशिप मिलेगी और डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा। वहीं स्टूडेंट्स, ये है हमारा प्रोसिक्यूटर बैच APO APP ADA के लिए अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस बैच में एनरोल हो सकते हैं। वही है हमारा लीगल ड्राफ्टिंग बैच 7.0। अगर आप यहाँ पे लीगल ड्राफ्टिंग स्किल्स को सीखना चाहते हैं, सिविल ड्राफ्टिंग, क्रिमिनल ड्राफ्टिंग, तो आप इस बैच में एनरोल हो सकते हैं। वही है हमारा निर्माण जुडिशरी फाउंडेशन बैच, और ये स्टार्ट हो रहा है स्टूडेंट्स 10 नवंबर से। तो अगर आप इस बैच में एनरोल होना चाहते हैं तो अगेन आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं, दैट इज MUK100, जिससे आपको डिस्काउंट तो मिलेगा ही और साथ ही साथ मेरी मेंटोरशिप भी मिलेगी। और स्टूडेंट्स, ये है मेरा टेलीग्राम चैनल मुस्कान मैम स्टडी आईक्यू जुडिशरी इज माय ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल। तो अगर आप इन सेशंस की PDF लेना चाहते हैं और अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। और बैच से रिलेटेड अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं 9667113879। चलिए फिर उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ पे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में बहुत ही बिग रिफॉर्म्स हमें देखने को मिल सकते हैं इन द अपकमिंग डेज। क्योंकि यहाँ पे अगर हम डायरेक्शंस पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे खुद नजर आएगा कि कितनी स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस यहाँ पे केरला हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए हैं। चलिए तो हम पढ़ते हैं कि यहाँ पे ये मैटर न्यूज में किस तरीके से आया, ये किस तरीके से मैटर उठा है। तो केरला High Court has issued a comprehensive set of directions to ensure the effective implementation of the Juvenile Justice Act 2015। केरला हाई कोर्ट ने यहाँ पे along 15 डायरेक्शंस दिए हैं, किस चीज से रिलेटेड, जेजे एक्ट के इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन से रिलेटेड। और साथ ही साथ एंड the guidelines laid down by the Supreme Court in Sampurna Behura versus Union of India। और यहाँ पे डायरेक्शंस तो दिए ही दिए हैं, साथ ही साथ यहाँ पे जो ये केस आया था 2018 में ये केस आया था, दैट इज संपूर्णा बेहुरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही इफेक्टिव डायरेक्शंस दिए थे जेजे एक्ट के यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन के लिए। तो उन डायरेक्शंस को, उन गाइडलाइंस को भी इम्प्लीमेंट करने की यहाँ पे बात की गई है।
और जिस केस में ये बात की गई है दैट इज स्यूमोटो वर्सेस द गवर्नमेंट ऑफ केरला एंड अदर्स। आपको ये केस का नाम ध्यान रखना है, डेफिनेटली रखना है, केरला हाईकोर्ट का जजमेंट है ये, स्यूमोटो वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ केरला एंड अदर्स। अब हम बात करते हैं फैक्चुअल सिनेरियोस की कि इस पूरे फैक्ट का, इस पूरे केस का बैकग्राउंड क्या है। तो यहाँ पे कुछ नहीं, द डिवीजन बेंच कंप्राइजिंग चीफ जस्टिस नितिन जामदार एंड जस्टिस बसंत बालाजी issued the directions while delivering the judgment in the two connected cases। जब यहाँ पे डिवीजन बेंच के द्वारा, डिवीजन बेंच ऑफ चीफ जस्टिस नितिन जामदार एंड जस्टिस बसंत बालाजी, इनके द्वारा डायरेक्शंस दिए गए थे किस केस में, दो यहाँ पे मैटर्स थे, दो कनेक्टेड मैटर्स थे। एक जो मैटर था वो स्यूमोटो था, यहाँ पे स्यूमोटो फॉलोइंग द सुप्रीम कोर्ट 2018 जजमेंट इन संपूर्णा बेहोरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो पहला तो ये जो केस था 2018 का संपूर्ण बेहुरा वाला, इसी से रिलेटेड यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे स्यूमोटो यहाँ पे पिटीशन फाइल की गई थी और यहाँ पे क्या किया गया था, इस केस से रिलेटेड, मतलब इस केस में जो डायरेक्शंस इशू किए गए थे उनके इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन के लिए यहाँ पे बात की गई थी। साथ ही साथ अनदर एक फाइल्ड होती है पिटीशन, अनदर फाइल्ड पिटीशन बाय द चाइल्ड राइट्स एनजीओ दैट इज बचपन बचाओ आंदोलन एंड इट्स प्रोग्राम डायरेक्टर संपूर्ण बेहोरा। और उसके बाद यहाँ पे एक और पिटीशन डाली गई थी, किसके द्वारा, किस एनजीओ के द्वारा, बचपन बचाओ आंदोलन के द्वारा, जो कि यहाँ पे कैलाश सत्यार्थी जी का यहाँ पे एनजीओ है, जो कि यहाँ पे नोबेल पीस प्राइज के विनर यहाँ पे रह चुके हैं, मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं ये। तो यहाँ पे आपको इनके द्वारा भी मतलब इनके एनजीओ के द्वारा ये क्या की गई थी, ये पिटीशन फाइल की गई थी। तो ये ऐसे दो मैटर्स थे, एक पहला मैटर था जो कि यहाँ पे डायरेक्शन से रिलेटेड, जहाँ पे डायरेक्शन इशू किए गए हैं, और जो दूसरा मैटर था वो ये मांग कर रहा था कि जो भी यहाँ पे संपूर्णा बेहोरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 में गाइडलाइंस इशू की गई थी उनको यहाँ पे इफेक्टिवली इंप्लीमेंट किया जाए, जो कि किससे रिलेटेड है, जुवेनाइल राइट से ही रिलेटेड है। ठीक है, देखिए अब यहां पे क्या क्या डिमांड्स थी पिटिशनर की, तो वो हम देख लेते हैं। द पिटिशनर प्लेस्ड रिलीफ्स अंडर द टू हेड्स। पहले पार्ट में क्या बोला था उन्होंने, पहले पार्ट में पिटिशनर्स ये डिमांड कर रहे थे कि इंप्लीमेंटेशन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन संपूर्णा बेहोरा। तो पहले ये चीज है कि भाई यहाँ पे जो भी डायरेक्शंस इशू किए गए अब उनको इफेक्टिवली इंप्लीमेंट किया जाए। और साथ ही साथ सेकेंड पार्ट में ये प्लीड कर रहे थे पिटिशनर्स, इट डील्स विद द इश्यूज दैट रिक्वायर जुडिशियल इंटरवेंशन टू मीट द ऑब्जेक्ट एंड पर्पस ऑफ द एक्ट ऑफ 2015। और यहाँ पे कोर्ट ने ये बोला, सेकेंड वाले मतलब पिटिशनर्स ये डिमांड कर रहे थे कि यहाँ पे जो सिस्टम है, जो हमारा एग्जिस्टिंग सिस्टम है, जो हमारी एग्जिस्टिंग स्टेट गवर्नमेंट है, वो भूल चुकी है 2015 के ऑब्जेक्ट एंड पर्पस को, कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट एंड पर्पस था वो चाइल्ड रिहेबिलिटेशन था, है ना, चिल्ड्रन से रिलेटेड जो वेलफेयर एक्टिविटीज है वो यहाँ पे होनी चाहिए थी, बट वो यहाँ पे नहीं हो रही हैं। यहाँ पे चाइल्ड के राइट्स क्या हो रहे हैं, इफेक्ट हो रहे हैं। तो वो चीज यहाँ पे याद दिलानी चाहिए हमें अपने एग्जिस्टिंग सिस्टम को, यहाँ पे इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए जेजे एक्ट के प्रोविजंस का। ठीक है, उसके बाद कंसर्न्स रेज बाय द केरला हाई कोर्ट। अब यहाँ पे केरला हाई कोर्ट, जब यहाँ पे केरला हाई कोर्ट के पास ये पिटीशंस आई, पिटिशनर्स ने जब यहाँ पे इस तरीके की प्लीडिंग्स की, तो यहाँ पे क्या कंसर्न्स रेज किए गए थे केरला हाई कोर्ट के द्वारा, कि डिस्पाइट द कंट्री हैविंग द प्रोग्रेसिव चाइल्ड प्रोटेक्शन लॉ, देयर वर गैप्स इन द इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ सच लॉज इंक्लूडिंग staff shortage, delays in the rehabilitation services and lack of data management। कि यहाँ पे कोर्ट ने बहुत अच्छी बात बोली कि यहाँ पे भले ही हमारे यहाँ प्रोग्रेसिव लॉज हैं, प्रोग्रेसिव लॉज हैं, जे एक्ट है, पॉक्सो एक्ट है, लेकिन अभी भी यहाँ पे क्या है, बहुत सारे गैप्स हैं इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन के उन लॉज के। तो इसी बात पर कोर्ट ने ये बोला कि सिर्फ लॉज का होना और लॉज का इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन करना ये दो ही अलग अलग बातें हैं। और यहाँ पे ये बोल रहे थे कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टाफ का शॉर्टेज हो रहा है, रिहेबिलिटेशन सर्विसेज प्रॉपर्ली नहीं दी जा रही है, डिले हो रहा है क्योंकि अथॉरिटीज जिनको अपॉइंट करना था वही अथॉरिटीज यहाँ पे नहीं अपॉइंट की गई हैं। उसके बाद कोर्ट stressed that the state must address the gaps in protecting children in conflict with law and those in need of care and rehabilitation।
जेजे एक्ट में दो टाइप के चिल्ड्रंस की बात की गई है। एक तो है चिल्ड्रन इन कन्फ्लिक्ट विथ लॉ और एक है चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। चिल्ड्रन इन कन्फ्लिक्ट विथ लॉ मतलब जो क्राइम कमिट करते हैं, और चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन मतलब जिनके अगेंस्ट यहाँ पे क्राइम कमिट हुआ है। तो दोनों को ही यहाँ पे क्या है, दोनों को ही यहाँ पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने की जरूरत है। तो यहाँ पे स्टेट को क्या करना चाहिए, स्टेट को इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं द डायरेक्टिव्स इशूड बाय द कोर्ट एड्रेस द शॉर्टकमिंग्स व्हाइल आल्सो सेटिंग डेडलाइन फॉर द गवर्नमेंट टू इंप्रूव द कोऑर्डिनेशन, मॉनिटरिंग एंड अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस ऑल एजेंसीज वर्किंग अंडर द जुवेनाइल जस्टिस फ्रेमवर्क। अब अगर आप यहाँ पे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट पढ़ेंगे तो वहां पे बहुत सारी अथॉरिटीज को अपॉइंट करने की बात की गई है, बहुत सारे बोर्ड्स को यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट करने की बात की गई है। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे जो है डायरेक्शंस इशू किए गए हैं केरला हाई कोर्ट के द्वारा, जिनका ऑब्जेक्ट क्या है कि प्रॉपर जितनी भी अथॉरिटीज यहाँ पे अपॉइंट की जाएंगी उनकी मॉनिटरिंग हो सके, ट्रांसपेरेंसी हो सके, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो सके उनके बीच में, ताकि ये पूरा जो फ्रेमवर्क है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का उसका हम इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन कर पाए। तो इन पूरे डायरेक्शंस में आपको यही ऑब्जेक्टिव्स देखने को मिलेंगे। ये जो गैप है, ये गैप को फिल करने की बात की गई है। उसके बाद हम बात करते हैं केरला हाई कोर्ट के द्वारा यहाँ पे ये डायरेक्शंस दिए गए हैं। अभी केरला हाई कोर्ट बहुत ज्यादा एक्टिव है इन सारी चीजों में, आपको दिख ही रहा होगा कि केरला हाई कोर्ट के बहुत सारे डिसीजंस यहाँ पे आ रहे हैं। तो अभी हम देखते हैं एक एक करके कि क्या क्या डायरेक्शंस यहाँ पे इशू किए गए, और बेसिकली आपको यहाँ पे बहुत सारी टाइमलाइंस दिखेंगे। देखिए, फिल वैकेंसीज पहला जो डायरेक्शन है, ऐसे 15 डायरेक्शंस इशू किए गए हैं। तो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। फिल वैकेंसीज इन द केरला स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स विद इन द 4 वीक्स। यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो भी केरला स्टेट कमीशन है जो यहाँ पे काम करती है चाइल्ड राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए, अगर वहां पर कोई भी वैकेंसीज होती है तो उसको 4 वीक्स के अंदर फिल किया जाना चाहिए। नेक्स्ट इज start the recruitment process at least 4 months before any upcoming vacancy to avoid the administrative gaps। अब होता क्या है कि वैकेंसी पहले हो जाती है और उसकी फिलिंग बाद में होती है, लेकिन इन्होंने कहा है कि भाई अगर वैकेंसी होने वाली है तो आप 4 महीने पहले ही उसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट कर दीजिए। इससे क्या होगा, इससे एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी बनी रहेगी, एडमिनिस्ट्रेटिव गैप्स नहीं आएंगे। Next is annual report for the period of 2024-2025 as per the Commission for Protection of Child Right Act must be completed and published within the period of 8 weeks। और जो हमारा ये एक्ट है that is Commission for Protection of Child Right Act, ये बात करता है एनुअल रिपोर्ट की। एनुअल रिपोर्ट मतलब एनुअल रिपोर्ट में ये दिया रहता है कि यहाँ पे कंप्लायंसेस हो रहे हैं इस एक्ट के कि नहीं हो रहे हैं। तो ये जो रिपोर्ट है ये भी आपकी क्या होनी चाहिए, इट मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन द पीरियड ऑफ 8 वीक्स। 8 वीक्स से ज्यादा आपको टाइम नहीं दिया जाएगा एनुअल रिपोर्ट को सबमिट करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है फ्यूचर एनुअल रिपोर्ट्स मस्ट बी फाइल्ड by the end of June every year and guidelines for implementing a framework regarding the publishing of annual reports must be done within 4 weeks। और यहाँ पे ये बोला गया है कि अगर जो भी एनुअल रिपोर्ट्स फाइल होती हैं वो एट द एंड ऑफ जून हर साल फाइल हो जानी चाहिए, और इनसे रिलेटेड जो फ्रेमवर्क है वो यहाँ पे 4 हफ्तों के अंदर बना देना चाहिए कि किस तरीके से एनुअल रिपोर्ट फाइल करनी है, क्या फ्रेमवर्क होगा, यहाँ पे क्या फॉर्मेट होगा, क्या क्या चीजें वहां पर मेंशन करनी होगी। तो वो 4 वीक्स के अंदर आप डिसाइड कर लो, और हर जून में मतलब जून मंथ के एंड में आपको यहाँ पे एनुअल रिपोर्ट फाइल करनी है रिलेटिंग टू द कंप्लायंसेस ऑफ द जेजे एक्ट। ओके, then after create a multi-stakeholder standard operating procedure for conducting inspections of all child care institutions every year and to complete pending inspections for this year within the period of 3 months। इन्होंने यहाँ पे बात की है कि एक मल्टी स्टेक होल्डर क्या बनाना चाहिए, हमें स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाना चाहिए। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो हर जगह फॉलो होता है, जो हर केस में फॉलो होता है। तो किस चीज के लिए बनाना चाहिए कि जो भी ऐसे यहाँ पे चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश किए जा रहे हैं अंडर द जेजे एक्ट, उनके प्रॉपर इंस्पेक्शन हो सके। प्रॉपर इंस्पेक्शन का क्या क्राइटेरिया होगा, किस तरीके से होगा, तो उसका हमें एक एसओपी बनाना चाहिए। ठीक है, एंड
every year and to complete pending inspection within the period of 3 months। और ये भी डायरेक्शन दिए यहाँ पे हाई कोर्ट के द्वारा कि जितने भी पेंडिंग इंस्पेक्शन है वो 3 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाने चाहिए। देन आफ्टर complete the reconstitution of child welfare committees and juvenile justice board within the period of 8 weeks। अब यहाँ पे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में आपको चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज दिखेंगी, आपको जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड दिखेगा। मतलब यहाँ पे प्रॉपर कोर्ट्स नहीं होते हैं जो चिल्ड्रन को यहाँ पे ट्राई करते हैं, यहाँ पे प्रॉपर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड अलग से कॉन्स्टिट्यूट किए जाते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको कॉन्स्टिट्यूट करना है चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, तो 8 वीक्स के अंदर 8 वीक्स का टाइम दिया है कि आप यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट कर लीजिए। उसके बाद चाइल्ड वेलफेयर कमिटी मस्ट मीट एटलीस्ट 21 डेज अ मंथ एज रिक्वायर अंडर द जेजे एक्ट। और इन्होंने ये भी बोला है कि जो चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज हमने यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट की हैं उनको यहाँ पे एक महीने में कम से कम 21 दिन तो यहाँ पे अपनी मीटिंग करनी चाहिए। मीटिंग नहीं, मतलब यहाँ पे 21 डेज तो वो यहाँ पे क्या करेंगे, मिलेंगे। मतलब जो भी चीजें यहाँ पे डिस्कस करनी है वो 21 डेज के सेशंस तो उनके एटलीस्ट होंगे ही होंगे, मतलब वही मीटिंग तो होगी उनकी। Vacancies in the JJ and child welfare committees must be initiated at least 4 months before the term end। तो सिमिलरली यहाँ पे भी बोला गया है कि अगर चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज में या जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में कोई वैकेंसी होती है तो 4 महीने पहले ही इंटीमेट हो जाना चाहिए और रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट हो जाना चाहिए। ये डायरेक्शंस दिए गए हैं। देन आफ्टर recruitment for probation officers and other key posts must also start at least 4 months prior to the vacancies arising। और similarly ये जो concept है, ये जो timeline है वो applicable होती हैं in case of probation officers। अगर probation officers को हमें appoint करना है जैसा probation of offenders act में हम करते हैं, तो अगर उनकी भी vacancy हो रही है तो हमें 4 months पहले ही recruitment process start कर देनी है। मतलब जितने भी officers हैं अगर किसी की भी vacancy हो रही है तो 4 महीने पहले ही आप क्या कर लो, अपॉइंट करके रख लो। Then after a draft protocol for information and rehabilitation of the children should be developed within the period of 3 months। यहाँ पे बोल रहे हैं कि चिल्ड्रन से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी उनके रिहेबिलिटेशन प्रोसीजर है, उसका एक प्रोटोकॉल बनाना है एंड दैट हैज टू बी डेवलप विद इन द पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। कि अगर यहाँ पे कोई ऐसा चिल्ड्रन है तो हम उसको किस तरीके से उसको केयर एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, तो उसका एक प्रोटोकॉल हमारे पास बना होना चाहिए। और वो प्रोटोकॉल बनाने की टाइमलाइन कितनी है, 3 महीने है। The data on missing and rescue children from the state must be uploaded to the National Mission Vatsalya portal within the period of 3 मंथ्स। कि यहाँ पे ये बोला गया है कि अगर कोई ऐसा चिल्ड्रन है जिनकी हमें रिपोर्ट मिलती है कि वो मिसिंग चिल्ड्रन है या फिर वो रेस्क्यू चिल्ड्रन है या बेगर्स है या कुछ भी है, अगर उनके साथ ट्रैफिकिंग हो रही है तो पूरा डेटा यहाँ पे अपलोड होना चाहिए। कहाँ पे, नेशनल मिशन वात्सल्य पोर्टल में विद इन द पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। जिससे क्या हो सके, जिससे हम ट्रैक रिकॉर्ड रख सके कि यहाँ पे कितने चिल्ड्रन है जिनके साथ इस तरीके की एट्रोसिटीज हो रही है, किनको यहाँ पे एक्चुअली दे आर इन नीड ऑफ केयर and protection or rehabilitation। Then after issue directions to set up special juvenile police units in all the districts under the charge of officers not below the rank of deputy superintendent of police within the period of 3 months। यहाँ पे कोर्ट ने, केरला हाई कोर्ट ने डायरेक्शंस इशू किए हैं स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट को स्टैब्लिश करने के लिए। ये कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ ऑफिसर्स को डेजिग्नेट कर दिया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट कि आप यहाँ पे यही चीजें देखोगे, आप यहाँ पे चिल्ड्रन के मैटर्स ही देखोगे। तो सारी डिस्ट्रिक्ट्स में यहाँ पे स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट क्या की जाएगी, सेटअप की जाएगी। किसके चार्ज में, डीएसपी जो भी यहाँ पे डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होंगे, इनसे नीचे के रैंक के नहीं होना चाहिए, तो वही यहाँ पे क्या करेंगे, सुपरवाइज करेंगे। और ऐसी जो स्पेशल पुलिस यूनिट है वो विद इन द पीरियड ऑफ 3 मंथ्स यहाँ पे सेटअप हो जानी चाहिए। उसके बाद designate at least 1 child welfare officer not below the rank of assistant sub inspector in every police station within 4 months and update and implement a training module for the ऑफिसर्स। और चाइल्ड वेलफेयर कमिटी में जो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट की जाती है उसमें चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर्स को अपॉइंट करना पड़ेगा, तो उनकी जो रैंक होगी वो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर से नीचे की रैंक की नहीं होगी, ताकि जो भी यहाँ पे रहे ऑफिसर्स वो एक्सपीरियंस लेवल के हों। कितने टाइम के अंदर इनको करना है हमें अपॉइंट, दैट इज 4 मंथ्स, 4 मंथ्स के अंदर।
And last is State Juvenile Justice Model Rules 2016 should be finalized and notified within the period of 3 months. और साथ ही साथ जेजे एक्ट के इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए तो बात की गई है, बट उससे रिलेटेड जो सब्सिडरी रूल्स हैं, स्टेट जुवेनाइल जस्टिस मॉडल रूल्स, जिनके बिहाफ पे अगर हमें कोई भी इस तरीके की प्रक्रिया या किस तरीके से चीजें जो हैं वो इम्प्लीमेंट होंगी, उनके लिए हमें प्रॉपर रूल्स बनाने चाहिए विद इन द पीरियड ऑफ 3 months. Annual social audit should be conducted for all child care institutions within the period of 6 months, and such audit must be conducted every year with report to be submitted every June. और यहाँ पे annual social audit करवाने की भी बात की गई है कि जो भी ऐसे चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश किए जाते हैं, लाइक शेल्टर होम्स हो गए, प्रोटेक्टिव होम्स हो गए, तो उनकी यहाँ पे प्रॉपर ऑडिट की जाएगी। कितने टाइम के अंदर? 6 महीने का टाइम दिया गया, और उसकी भी रिपोर्ट यहाँ पे हर साल यहाँ पे एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ जून वहां पे सबमिट की जाएगी। तो बेसिकली यहाँ पे आपने देखा होगा कि हर डायरेक्शन में आपको लिमिट देखने को मिल रही है। इससे क्या होगा कि इससे जो हमारा प्रोसीजर है वो क्या होगा, स्पीडी डिस्पोजल होंगे केसेस के भी, और यहाँ पे बहुत जल्दी इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हो पाएगा और रिहेबिलिटेशन हो पाएगा चिल्ड्रंस का। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस है, इंपॉर्टेंट डायरेक्शंस है जो केरला हाईकोर्ट के द्वारा दिए गए हैं, और ये डेफिनेटली ये कंसिडर किए जाएंगे अगर सुप्रीम कोर्ट के पास ये मैटर जाता है तो। ठीक है, चलिए, तो आई होप आपको यहाँ पे समझ आया होगा ये सारे डायरेक्शंस के बारे में स्टूडेंट्स, और मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ नाइस डे।